हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 13 जुलाई का करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या तो स्टेट पीसीएस हो, या तो कोई भी अदर एग्ज़ाम। इसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी रहता है। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ जानकारी हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल या तो एसएमएस कर सकते हैं। और टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिए है, जहाँ से आप लोग पीडीएफ निकाल सकते हैं इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो इसमें सबसे पहले बोला है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, अंतर्वाह एफडीआई इनफ्लोस के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या था। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अकॉर्डिंग टू अनकैट्स वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026, व्हाट इज इंडिया's रैंक इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लोस इन 2025। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत का रैंक इसमें क्या था, भारत का वैश्विक स्थान यहाँ पे क्या था। तो यहाँ पे भारत का वैश्विक स्थान 11 था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनकैट्स वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026, 11th is India's rank in terms of FDI inflows in 2025। ठीक है, तो इसमें भारत का 11वां स्थान था। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि भारत ने 2024 में 15वें स्थान हासिल की थी, जिसकी तुलना में 2 स्थानों का सुधार हुआ है। और 2025 में भारत में एफडीआई अंतर्निर्वाह इसमें 11वें स्थान है, जहाँ पे 44% बढ़कर 39 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो ये रिपोर्ट है वो कहाँ से है, कौन सी रिपोर्ट है, अनकैट्ड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 है, जिसको किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके द्वारा जो ये रिपोर्ट है उसको रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पे वर्ष 2025 में एफडीआई अंतर्निहित के मामले में भारत की वैश्विक रैंक इसमें क्या है, भारत की रैंक 11th है। और प्रीवियस रैंक जो कि 11th रैंक है वो 2025 का है, और प्रीवियस रैंक यहाँ पे 2024 जिसकी रैंक क्या है 15th है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एफडीआई में जो इंक्रीज़ हुआ है, एफडीआई में जो इंक्रीज़ हुआ है 24 के अकॉर्डिंग वो 44% है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये निवेश हुए हैं। तो उसमें है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल्स, तो एक ऐसे निवेश क्षेत्र है। ठीक है, फिर उसके बाद है 2025 में एफडीआई का सबसे बड़ा वैश्विक गंतव्य, मतलब यहाँ पे बोला है कि टॉप ग्लोबल एफडीआई डेस्टिनेशन 2025, तो यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट है। फिर उसके बाद इसमें इसका कुछ उसके बाद हम लोग ये आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के लिए वर्ष 2025 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक पुरस्कार है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, जिसे किस लिए दिया जाता है, पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के लिए। कब दिया गया है 2025 में। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि जो यह पुरस्कार प्राप्त किया है वह किसने प्राप्त किया है। ठीक है, तो जो ये पुरस्कार प्राप्त किया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, उसका नाम है आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी। ठीक है, जिन्होंने ये
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्राप्त किया है, उसका नाम क्या है? आचार्य रणछोड़ लाल स्वामी। किसके लिए प्राप्त किया है? पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के लिए। कब? 2025 में। तो फिर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इसको देखते हैं। जो ये अवार्ड है वो कौन सा है? कौन सा अवार्ड है यहाँ पे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025, ठीक है। और जो यह पुरस्कार मिला है वो किसे मिला था? जो ये अवार्ड मिला था वो आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी को मिला था। और इसको किस फील्ड में दिए गए थे? पुष्टि मार्ग हवेली के लिए, जो कि एक भक्ति संगीत परंपरा होती है, डिवोशनल म्यूजिक ट्रेडिशन होती है, ठीक है। और जो यह अवार्ड प्रदान करती है, मतलब जो ये अवार्ड देती है, उस संस्था का नाम क्या है? मतलब एक संस्था है जो कि यह अवार्ड प्रोवाइड कराता है, उस संस्था का नाम क्या है? यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी है, ठीक है। जिसकी मिनिस्ट्री कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, मतलब सांस्कृतिक मंत्रालय है, जो कि भारत सरकार का है। और यह कौन सी जगह से बिलोंग करता है? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। और इसकी स्पेशल, मतलब इसकी विशेष पहचान क्या है? कि वे अहमदाबाद के कालूपुर स्थित ऐतिहासिक गोस्वामी हवेली, ठीक है, गोस्वामी हवेली के 16वीं पीढ़ी के आचार्य थे, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? वे अहमदाबाद के कालूपुर स्थित ऐतिहासिक गोस्वामी हवेली के 16वीं पीढ़ी के आचार्य थे। उसके बाद इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व है, जो कि यह पुरस्कार लगभग 550 वर्ष पूर्व महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जुड़ी सदियों पुरानी हवेली संगीत परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता था, ठीक है। तो इसके ये सिग्निफिकेंस है, जो कि यह हवेली संगीत परंपरा, इसके लिए जो अवार्ड दिया जाता था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उसके बारे में जानकारी थी। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये इसका 1 लाइनर जीके क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आगे का क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित लंबित विवाद के समाधान के लिए किन 4 राज्यों ने एक ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? Which 4 states signed a historical agreement to resolve the pending dispute related to the सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? तो जो ये सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पे बनाया गया है? तो यह नर्मदा नदी में बनाया गया है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस में बनाया गया है? नर्मदा नदी में बनाया है। तो नर्मदा नदी 2 श्रेणी के बीच पाया जाता है, एक तो विंध्य श्रेणी और दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो जो ये सरदार सरोवर परियोजना तथा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकार के निर्णय के तहत लंबित भुगतान एवं लागत वितरण से जुड़े विवादों के समाधान के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो जो यहाँ पे 4 स्टेट बोला है वो ये है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो जो ये यहाँ सबसे पहले ये जो परियोजना है वो यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है, जो नर्मदा नदी है वो सबसे पहले यहाँ मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद ये गुजरात में जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे राजस्थान का उतना ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है इसमें, मतलब जो नर्मदा नदी है वो थोड़ा राजस्थान से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो इसकी जल स्रोत है, नर्मदा नदी का जो जल है वो वहाँ पे वहाँ पे नर्मदा नदी के जल का यूज़ वहाँ पे लेकिन किया जाता है राजस्थान में, ठीक है। फिर उसके बाद यह गुजरात से होते हुए खाड़ी में चली जाती है।
तो ने एक ऐतिहासिक वन टाइम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में संपन्न हुई हैं। तो इसके बाद इसका कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे 4 स्टेट है वो कौन कौन से इंक्लूडेड है। तो ये मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद ये गुजरात है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। तो जो ये प्रोजेक्ट है वो किसमें, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, जो कि नर्मदा नदी पे बनाया गया है, ठीक है। और जो इसका समझौता है, मतलब जो एग्रीमेंट है वो कौन से टाइप है, तो ये वन टाइम सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग इंटर स्टेट ड्यू एंड कॉस्ट शेयरिंग इश्यूज है, ठीक है। और जो यह साइन किया था, तो यह कब साइन हुआ था, यह एग्रीमेंट 7 जुलाई 2026 में, और यह जगह कौन सी थी, नई दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे साइन हुआ था। किसके किसके उपस्थिति में, मतलब कौन कौन प्रेजेंट थे जब साइन हुआ, तो यहाँ पे थे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या है, हम लोग ये देखते हैं। जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है उसका मेन पर्पस क्या है, तो उसका मेन पर्पस ये है कि, तो यहाँ पे देखते हैं, रिजॉल्व डिकेड्स ओल्ड फाइनेंशियल डिस्प्यूट, मतलब बहुत पुराने कुछ ऐसे विवाद रहे होंगे, तो उसका समाधान के लिए यह एक पर्पस है, ठीक है, इसको जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है उसको बनाने का। और फिर उसके बाद है सेटल पेंडिंग लिएबिलिटीज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन एंड कोस्ट शेयरिंग। तो यहाँ पे बोला है कि जो ये परियोजना है उसके निर्माण और जो उसमें जितनी भी लागत रही है उससे संबंधित जो निपटारा है उसके लिए ये पर्पस है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एक और पर्पस है, ये देखते हैं, स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एमंग द बेनिफिशियरी स्टेट्स, मतलब ऐसे कुछ जिसका ये लाभ उठाए हैं ये परियोजना का, ऐसे राज्य के बीच सहकारी संघवाद को मजबूत करना है। तो इसमें देखते हैं कि जो लीगल बेसिस क्या है, मतलब इसका कानूनी आधार क्या है। तो जो नर्मदा जल न्यायाधिकरण पुरस्कार 1979 के प्रावधानों के तहत जो यह समझौता हुआ है, जो यह एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये वन लाइनर जी के क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, जो कि उसी से रिलेटेड है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का पहला GI टैग प्राप्त करने वाला फल कौन सा बना है, ठीक है। तो हरियाणा का पहला GI टैग प्राप्त करने वाला फल यहाँ पे क्या है, सिरसा किन्नू है, ठीक है, सिरसा किन्नू है, जो कि हरियाणा का पहला GI टैग प्राप्त करने वाला फल है। तो यहाँ पे हम लोग सिरसा किन्नू के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। तो जो सिरसा किन्नू है वो हरियाणा का पहला फल बन गया है जिसे भौगोलिक संकेत, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब GI टैग प्राप्त हुआ है। तो जो यह GI टैग है वो सिरसा जिले में उगाए जाने वाला किन्नू की एक विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और भौगोलिक पहचान को मान्यता प्रदान करता है। तो इसके बाद कुछ इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है सिरसा किन्नू के बारे में, जो कि एक फ्रूट का नेम है। तो यहाँ पे जो फ्रूट का नेम है वो है सिरसा किन्नू, जो कि किस स्टेट में पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है, जो कि कौन से ज़िले में पाया जाता है, सिरसा ज़िले में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी अचीवमेंट क्या थी, जो कि यह हरियाणा का एक GI टैग प्राप्त करने वाला फर्स्ट फ्रूट है, ठीक है। उसके बाद इसकी GI रजिस्ट्रेशन, जो GI रजिस्ट्रेशन प्राप्ति की, GI रजिस्ट्रेशन करने की जो संस्था है उसका नाम क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि चेन्नई में है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे GI सर्टिफिकेट जारी करने की डेट यहाँ पे क्या थी, 28 मार्च 2026। उसके बाद GI एप्लीकेशन प्रोवाइड कराने वाली एक संस्था है जिसकी नाम क्या है, कृष्ण
खारी शुरेरन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। खारी शुरेरर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि सिरसा में है। फिर इसका एप्लीकेशन फिल करने की डेट क्या थी, 16 जून 2023। और जो यहाँ पे जो टाइप जहाँ पे जो फ्रूट मिले हैं वो कौन सी प्रकार की थी, हाइब्रिड सिट्रस फ्रूट, जो कि किन्नू है। मतलब एक किन्नू यहाँ पे बोलना चाहिए जो कि खट्टा फल है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक शीर्षु किन्नू की, मतलब जो ये फ्रूट है शीर्षा किन्नू, उसकी कुछ फीचर्स है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो शीर्षु किन्नू है उसके फीचर्स क्या है कि जो और यहाँ पे जो किन्नू टाइप की, मतलब यहाँ पे जो अन्य कई किन्नू टाइप की जो फ्रूट थे उसकी तुलना में अधिक मीठा और ये रसदार था। कौन सा, शीर्षा किन्नू, ठीक है। और जो कि विटामिन से भरपूर होता है और उसका आकार, उसका साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है। और उसकी गुणवत्ता एक्सीलेंट होती है, मतलब उसकी क्वालिटी क्या रहती है, एक्सीलेंट रहती है। और यहाँ पे GI टैग का इम्पोर्टेंस देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट्स रीजनल आइडेंटिटी, प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द नेम, enhanced domestic and international market value, promotes export and benefit local farmer, ठीक है। तो जो स्थानीय किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है यह। तो यहाँ पे हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे तो जो हैंडलूम हैकाथॉन 2026 वीविंग इनोवेशन का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो जो यहाँ पे हैंडलूम हैकाथॉन 2026 विविंग इनोवेशन का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो ये जो शुभारंभ किया गया है वो कपड़ा मंत्रालय है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो कि इसका पर्पस क्या है, भारत के हाथकरघा मतलब हैंडलूम क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित डिज़ाइन केंद्रित तथा सस्टेनेबल नवाचार को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, भारत के हैंडलूम क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित डिज़ाइन केंद्रित तथा सतत नवाचारों को बढ़ावा देना है। फिर हम लोग इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि लॉन्च्ड बाय, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है। और जो एजेंसी है जो इसको कार्य कराती है, जो इसकी एजेंसी है वो कौन सी है, यहाँ पे है ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। जो कि एक हैंडलूम्स है, मतलब। फिर यहाँ पे हैकाथॉन का नाम, यहाँ पे जो हैकाथॉन का नाम है वो क्या है, हैंडलूम हैकाथॉन 2026 विविंग इनोवेशन है हैकाथॉन का नाम। और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स है, उद्देश्य है इसकी। तो इसकी उद्देश्य क्या है हम लोग देखते हैं। तो हाथकरघा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है, promote innovation in the handloom sector, develop technology based sustained and market oriented solution, strength and competitiveness of Indian handloom products। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है उसकी एलिजिबिलिटी, मतलब जो इसके लिए जो प्रतिभागी है वो पात्र है, यहाँ पे उसको देखते हैं। तो कौन कौन से प्रतिभागी यहाँ पे जो एलिजिबल है, तो वो है स्टूडेंट, डिज़ाइनर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, स्टार्टअप्स, इंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स, वेवर्स, ठीक है। तो इतने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कुछ ऐसे फोकस एरिया है, यहाँ पे मेन फोकस एरिया है। तो वो कौन कौन से एरिया है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है स्मार्ट वेविंग टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेज, ठीक है। ये एक कुछ फोकस एरिया है।
फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 जो कि 7 अगस्त के उपलक्ष्य में इस हैकाथॉन का शुभारंभ किया, मतलब लॉन्च किया गया है। हैकाथॉन का लॉन्च 7 अगस्त 2026 को किया गया है। कब? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के उपलक्ष्य में। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। भारत और इंडोनेशिया ने किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में संरक्षण एवं पुनर्स्थापन कंजर्वेशन एंड रिस्टोरिंग परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ऐसे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर कैंपस, ठीक है, मतलब प्रम्बानन टेम्पल है, प्रम्बानन टेम्पल कैंपस है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान में संरक्षण एवं पुनर्स्थापन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे जो प्रम्बानन टेम्पल है वहाँ पे तीन प्रकार की भगवान जी का यहाँ पे चर्चित किया गया है, जिन्हें हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश इसके नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि जो इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा के दौरान किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो कि वहाँ पे इंडोनेशिया में कुछ इंटरनेशनल, ठीक है, यहाँ पे जो राजकीय यात्रा के लिए गए थे उसके दौरान इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रबोवो सुबियांतो है। तो यह दोनों की उपस्थिति में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थान यहाँ पे कौन सी है? प्रम्बानन टेम्पल कैंपस, ठीक है, जो कि 3 भगवान जी है यहाँ पे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उसको माना जाता है यहाँ पे प्रम्बानन टेम्पल में। उसकी लोकेशन क्या है? ये सेंट्रल जावा जो कि इंडोनेशिया में है। कंट्रीज इन्वॉल्व, मतलब इसमें कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है? इंडिया और इंडोनेशिया है। ठीक है, और जो यह प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट कौन सी है कि इसमें कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द प्रम्बानन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इसको हम लोग ने अभी देखा है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो के द्वारा। ये 1 लाइनर जीके क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इंश्योरेंस देखो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इंश्योरेंस देखो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जहाँ यहाँ पे इंश्योरेंस देखो है उसका ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है, जो कि एक क्रिकेटर है जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। कौन? सौरव गांगुली। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में कुछ देखते हैं। इंश्योरेंस देखो ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तथा खुलकर खेलो अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, यहाँ पे किसकी शुरुआत की है? कौन सी अभियान की? खुलकर खेलो अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि ये पूरे भारत में बीमा सलाहकारों, मतलब इंश्योरेंस एडवर्टाइजर्स को प्रेरित करना तथा बीमा की पहुंच, मतलब इंश्योरेंस पेनेट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, इंश्योरेंस एडवर्टाइजर्स और इंश्योरेंस पेनेट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को। कौन सी कंपनी ने? इंश्योरेंस देखो ने। ठीक है, इंश्योरेंस देखो ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है, जिसकी जो यह
अब शुरू किया गया अभियान, यहाँ पे जो अभियान शुरू किया गया है वो कौन सी अभियान है? खुलकर खेलो, ठीक है। और जो यह अभियान है उसकी पर्पस क्या है ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसकी पर्पस के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, इंश्योरेंस एडवर्टाइज़र और इंश्योरेंस पेनेट्रेशन को की स्ट्रेंथ का बढ़ावा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि इंश्योरेंस देखो कि ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को ही क्यों नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वे एक निर्भीक नेतृत्व मतलब फियरलेस लीडरशिप, रिजिलियंस और टीम बिल्डिंग के लिए एक फेमस है, ठीक है। और जो उनकी छवि है वो इंश्योरेंस देखो के उद्यमियों और बीमा सलाहकारों को सशक्त बनाने के मिशन के अनुरूप में है। तो ये उसके कुछ रीजंस है जिसके लिए सौरव गांगुली को ही ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इंश्योरेंस देखो ने तो यहाँ पे एक वन लाइनर जीके क्वेश्चन है, तो जिसको हम लोग इसमें पहले देख चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कौन से देश रिटेल एंड FMCG ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हब बनकर उभरा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जो रिटेल और FMCG ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए वर्ल्ड के लिए फेमस हुआ है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा हब बनकर उभरा है। तो इंडिया है जो रिटेल और FMC के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हब बनकर उभरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में 180 GCCS स्थित है, जिनमें लगभग 2.72 लाख मतलब 2,72,300 पेशेवर कार्यरत है यहाँ पे। इसका कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि यह कंट्री किसके लिए यहाँ पे रिटेल और FMCG ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हब बनकर देश उभरा है, वो क्या है? इंडिया है। और इसकी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मतलब जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो टीम लाइन्स डिजिटल के द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, जिसमें टोटल कितने रिटेल्स FMCG GCCS है। तो यहाँ पे 180 रिटेल एंड FMCG GCCS है। तो यहाँ पे जो टोटल वर्कफोर्स है वो कितने हैं? यहाँ पे 2.72 लाख है। तो अप्रॉक्स इसको यहाँ पे टोटल है 2,72,300, जिसको अप्रॉक्स 2.72 लाख मान के चलेंगे। तो जो यहाँ पे भारत की ग्लोबल पोजीशन है वो यहाँ पे देखते हैं। तो भारत की ग्लोबल पोजीशन यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेल एंड FMCG GCC हब है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ की ग्रोथ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। स्ट्रॉन्ग डिजिटल एंड AI टैलेंट पूल, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और रब्स्ट टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स। और उसके बाद जो इसका GCC के जो मेजर सिटीज़ है उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ है GCC के। तो यहाँ पे है बेंगलुरु जो कि लार्जेस्ट हब है, दिल्ली, NCR, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे और कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इसमें उभर रहे। तो इसके लिए हैं ऐसे कुछ क्षेत्र, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, डाटा एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड R&D, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि उभर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो यहाँ पे भारतीय वैज्ञानिक ने हाल ही में एक आर्गन ऑन चिप
ऑर्गन ऑन चिप प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं जो मानव शरीर के किस अंग के कार्य की नकल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाल ही में एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म का विकास किया है जिसका नाम क्या है, ऑर्गन ऑन चिप। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मानव शरीर के ह्यूमन प्लेजेंटा के कार्यों की नकल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म है, तो जो इस प्लेटफॉर्म को आईआईटी बॉम्बे और आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन वुमेन्स हेल्थ के शोधकर्ता द्वारा विकसित किया गया है। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको देखते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी है वो प्रेजेंटा ऑन चिप है। ठीक है, जो कि ह्यूमन ऑर्गन्स मतलब यहाँ पे बोला है जो कि किसकी नकल करता है, प्लेजेंटा की। और जो विकसित करने की जो इसकी संस्था है वो संस्था मतलब कौन सी संस्था के द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मतलब आईआईटी बॉम्बे, इसके द्वारा यह डेवलप किया गया है। ठीक है, आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन वुमेन्स हेल्थ, और इसका मेन पर्पस क्या है, इसको डेवलप करने का, प्लेजेंटा ऑन चिप को उसको डेवलप करने का उसका पर्पस क्या है, तो यहाँ पे है स्टडी प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, मतलब गर्भावस्था से संबंधित विकारों का अध्ययन करने के लिए, और यहाँ पे यह समझना कि दवाई, रसायन और संक्रमण मां से भ्रूण तक प्लेसेंटा के माध्यम से कैसे पहुँचते हैं, मात्र एवं भ्रूण स्वास्थ्य अनुसंधान को बेहतरीन बनाना, पशु परीक्षण पर निर्भरता को कम करना। तो जो कि एक ह्यूमन प्लेसेंटा होता है वो क्या काम करता है, तो जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है वह करती है। तो जो नॉर्मली ह्यूमन प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण को खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये वन लाइनर जीके का क्वेश्चन है जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी हैज़ टाइड अप विथ डा नांग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर टू प्रोमोट्स क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, वेयर इज गिफ्ट सिटी लोकेटेड। तो यहाँ पे बोला है कि गिफ्ट सिटी ने क्रॉस बॉर्डर निवेश को बढ़ावा देने के लिए द नांग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ साझेदारी की है। तो वो जो गिफ्ट सिटी है वो कहाँ स्थित है इसको बताया यहाँ पे। तो जो गिफ्ट सिटी है वो गिफ्ट सिटी इज़ लोकेटेड इन गांधीनगर। जो एक गिफ्ट सिटी है वो गांधीनगर में स्थित है जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो जो गिफ्ट सिटी है वो भारत के गुजरात राज्य के गांधीनगर में स्थित है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तो जो इसका पूरा नाम है वो क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, जो कि उसका लोकेशन क्या है, गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। और इसके पास की शहर कौन सी है, गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच स्थित है। ठीक है, लगभग 12 किलोमीटर के पास। और ये कौन सा टाइप का है, तो जो ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है वो किस टाइप की है, तो ये जो है वो भारत का फर्स्ट इंटरनेशनल वित्तीय सेवा केंद्र और फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है। और फिर जो यहाँ पे विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका पर्पस क्या है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, जो गिफ्ट सिटी ने क्रॉस बॉर्डर निवेश को बढ़ावा दिया है उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिंगापुर और दुबई जैसे इंटरनेशनल वित्तीय केंद्रों की तरह एक वैश्विक वित्तीय और टेक्नोलॉजी हब बनाना है। ठीक है, इसका पर्पस। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ सेक्टर्स है, मतलब प्रमुख क्षेत्र है, कौन कौन से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स, फाइन टेक,
फिर उसके बाद है एसेट मैनेजमेंट, आईटी सर्विसेज, ठीक है, ये एक की सेक्टर्स है यहाँ पे। तो ये इसका वन लाइनर जीके क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट करेंट अफेयर की क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी परेशानी होगी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल या तो एसएमएस कर सकते हैं, और अगर पीडीएफ की जानकारी लेनी होगी तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।